उस 10-15 मिनट बैठकर वो एक आर्डर लिखाने की वजह से अच्छा डैमेज हो गया बहुत। शाह जी, आप देख रहे हैं कि ये जो जिन्होंने चीफ जस्टिस के जिन जजों ने घेरा तंग किया है, जिन्होंने अपनी एफिलिएशंस वाबस्तगी जो है पॉलिटिकल पार्टी से शो की है, तो आने वाले वक्त में जिस तरह पहले मुस्लिम लीग नून के पास 2 ताई अक्सरियत आई, तो इनको जब 2 सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई थी, जस्टिस सईदुल सिद्दीकी साहब उसमें पेश थे, उनको गवर्नर सिंध बनाया गया, तो यानी उनकी खिदमात का सिला दिया गया। जस्टिस रफीक तारन ने जो जिनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो ब्रीफ केस लेके गए थे, उनको फिर सदर पाकिस्तान बनाया गया। यानी मुस्लिम लीग नून ने आहिस्ता आहिस्ता करके सबके कर्ज चुकाए। तो अभी जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो जज गए हैं, तो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत माजी में आती है तो इन सब के कर्ज उतारेगी मुस्लिम लीग नून? पहली बात यह है कि मंगर साहब, हर बार उस ताल नहीं बजता। जब भी आप म्यूजिक शुरू करेंगे तो हर दफा एक ही रिदम नहीं आती, फर्क आता है। अब मैं समझता हूँ कि उनके इस म्यूजिक में वो ताल नहीं रही, वो सुरें नहीं रही। अब मैं नहीं समझता कि वो आएंगे या उनको इक़्तिदार मिलेगा, क्योंकि आपका सवाल तो ये था कि अगर वो आते हैं तो। हाँ जी, मुझे तो ये शुबा है कि अगर वाली बात नहीं है, वो नहीं आते, क्योंकि मुल्क बहुत बाशऊर हो चुका है, लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, मीडिया बड़ा बावजूद इसके कि उनका बड़ा कंट्रोल है, बड़ा उन्होंने गले पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा वाइब्रेंट है बहुत। और फिर यहाँ के वकला, यहाँ के दानिशवर, यहाँ के साफी, आपने देखा नहीं पिछले 3-4-5 महीनों में कितने अच्छे अच्छे साफी, अरशद साहब जैसे जो हैं, वो उन्होंने शहादत का प्याला पी लिया, लेकिन वो उनकी काबू नहीं आए मतलब इनके अपने। हाँ जी, सही। और इसी तरह और भी हैं बहुत सारे लोग। अच्छा शाह जी, बड़ा अरसा आपने मुस्लिम लीग नून के साथ गुजारा, वो कोई मुख्तसर बताएं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कौन सी अदाएं आपको नापसंद गुजरी कि फिर आप गोशा नशीन हो गए मुस्लिम लीग नून से? सर, मुझे सच्ची बात है कि वही 4-5 साल हो गए मैंने इनको छोड़े हुए। वो यही कि जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब खोसा साहब थे, दीगर जजेस थे, जब इनको डिसक्वालीफाई किया गया कि दे आर डिसक्वालीफाइड, वज़ीर आज़म थे, सिटिंग वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त आप मुस्लिम लीग नून में थे, तो उस वक्त इनका चल रहा था केस, बल्कि ARY पे थे मेरे ख्याल या टीचर। तो मुझे बैंकर ने पूछा कि अगर आप हो तो आप इन्हें क्या मशवरा दे, उस वक्त जब ये बात चल थी। मैंने कहा मैं हूं तो मैं इनको मशवरा ये दूं कि इमीडिएटली विद इन नो टाइम अपने या फिर छोड़ दे, स्टेप डाउन कर जाए। क्या बात है, लोग जाते नहीं, लोग रिजाइन नहीं देते, हटते नहीं है सीन से, लेकिन बार बार उन्होंने मेरी क्या बात माननी थी। तो बात जो वाज़ेह हुई इनको डिस्क्वालीफाई करने की, और फिर जी वो जो वो एक वर्ड स्कैंडल तो नहीं कहा जा सकता उसको, वो जो लीकेज हुई थी पनामा पे उस पे, तो मैं नहीं समझता कि भाई उस वक्त ये इनके चेहरे से जो करप्शन वाला गलाफ साहब था ना, वो उतरना शुरू हो गया। पता वो उस वक्त पहली दफा आपको पता लगा आपकी क्या, अल्लाह जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता, आपकी क्या बड़ी करप्ट है भाई। मुझे पहले दफा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 500 मील दूर छलांग लगा के मैं, करप्ट आदमी के पॉलिटिकल वर्कर का क्या काम है करप्ट लोगों पे गीत गाने के और ये और वो उनकी इमेज बिल्डिंग के, और ये तो पहली दफा पता लगा कि ओहो ये बहुत, चूंकि इनसे जब अदालत ने पूछा, हाँ जी, कि उमर साहब ये आपकी कमीज क्यों लंबी है, हाँ, हज़रत उमर साहब वाकया आपको पता होगा, तो कोई जवाब नहीं दे सके। साफत ने पूछा इनसे कि आप बताएं जी कि आप ये कपड़े क्यों, आपके कहाँ से लाए हैं आप, ये पता, ये आपने जो फ्लैट्स हैं ये आपके कहाँ से आए मतलब। उस वक्त हज़रत उमर कहते चलो कमीज लंबी थी ना, तो इनके तो हाथ बड़े लंबे थे, इन्होंने तो लंदन में और कहाँ। तो जब अदालत ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तब भी कोई जवाब नहीं, जिसकी वजह से इनको एक करप्ट डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करके उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो मामूली बात नहीं है। तो मैं चूंकि उस अदालत का प्रैक्टिस लाइए हूँ, मेरे आंखें खुल गई, ये क्या चक्कर क्या है। उस वक्त आपने तय किया कि बस कि भाई मैं कैसे करप्ट आदमी को
मंगल साहब मुझे क्या पड़ी कि मैं किसी करप्ट आदमी को अपना लीडर लेकिन शाह जी इन्होंने आपका मशवरा कभी माना तो है नहीं। जब ये मेमो गेट स्कैंडल हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मियां साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए, आपने इनको कहा था कि मियां साहब तुसी इस पंगे च ना पवो। वो तो क्या था, लेकिन क्या बताएं आपको, मतलब है क्योंकि मेन बात तो फिर वही वो तो तब है ना जी कि सर में तो है कुछ नहीं, गुंडागर्दी और राजभर ताकत, और समझना ये कि मुझे इनको पता नहीं इनहेरिट हुई है पावर पर। इनहेरिट आप देखो ना, इन इतना एहसास नहीं है कि वो यहाँ अपस्कंडर हैं, मफरूर हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से। तो पाकिस्तान की ये बदकिस्मती नहीं है कि मफरूर शख्स हमारे बड़े बड़े फैसले कर रहा है? बहुत बड़ी बदकिस्मती, और मैंने तो अपनी जो पिटीशन फाइल किया उसमें लिखा है ये बात, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इससे बड़ी वो बदकिस्मती। पिटीशन आपकी शाह जी लगी क्यों नहीं? उसमें आपकी प्रेयर क्या है? प्रेयर तो मेरी, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे दूं, प्रेयर मेरी 4-5 प्रेयर हैं उसमें। मुख्तसर जरा हमारे नाजरीन को बता देना उसमें क्या। मैं वो अभी उसकी कॉपी भी आपको दे देता हूँ। और वो चैलेंज मैंने किया है, ये जो 22 तारीख का फैसला ना, 22/3 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर एक अदारे के, बतौर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के, इलेक्शन प्रोसेस सूबों में, पंजाब में चला हुआ था, लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दे दिए, डिक्लेयर हो गया, अब सिर्फ स्क्रूटनी से शुरू होनी थी बात, तो इन्होंने बैठकर डेट जो मुकर्रर हो चुकी थी 30 अप्रैल की, उसको मनसूख कर दिया। वजह एक लंबा चौड़ा आर्डर है, 5-4-5-6 सफ़े हैं उसके, कि उसमें मुझसे जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, इन्होंने मेरे साथ तामुल नहीं किया, और वो कहते हैं जी कि हमारी मजबूरी है, इधर ये है। इन मजबूरियों का दूर दूर तक कोई तलक नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन आपके पाकिस्तान के पास पावर भी है और आइन में दी हुई है कि आप उन्हें भाई जब मुझे मर्जी आओ लाओ, ये नहीं कर सकते कि इलेक्शन को अनाउंस हुए को ये पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब। और उसमें एक आर्टिकल है हमारा 218, उसकी 3 सब आर्टिकल के तहत इन्होंने, हालांकि वो जो आर्टिकल है 218(3) का, वो इलेक्शन कराने के बारे में है, इलेक्शन को मनसूख करने के बारे में नहीं है, वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कराने के बारे में है, मतलब। सही। लेकिन इन्होंने वो कर दिया वो, और कुछ इलेक्शन एक्ट के 1-2 सेक्शन वो भी दूर दूर तक नहीं करते, तो वो कर दिया, जिसको पर वक्त मैंने 22 का ये फैसला, बीच में कोई एक जुमा से छुट्टी थी, तो सैटरडे को मैंने वो फाइल कर दिया। तो शाह जी ये जो आइन की पामाली हुई है, इस पे चीफ जस्टिस, इसकी अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नौकरी, वजीर आजम की नौकरी, वजीर दाखिला की नौकरी, वजीर दफा की नौकरी, इन सब की नौकरियां दांव पे हैं, सख्त दांव पे हैं। और मैंने तो इनको फ्रीक बनाया है, फ्रीक बनाया है, गवर्नर पंजाब को, वजीर आला पंजाब को, ये इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ऑर्डर तो इलेक्शन कमीशन का आया है ना, इनको मैंने फ्रीक बनाया है। शहबाज शरीफ साहब को फ्रीक बनाया है, मतलब। और गवर्नर को भी बनाया, और 3-4 ये जो वजारतें हैं, इन वजारतों को फ्रीक बनाया है। और फिर मैंने, आपने प्रे पूछी थी, 3-4 प्रेयर हैं मेरी, जिनमें से एक प्रे नंबर 1 जो वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर को, जो मुल्का 22 तारीख को है, इसको आप सस्पेंड करें, इसको आप नलीफाई करार दें, मतलब इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिमूव करें इनके ऑफिस से। और आपने आर्टिकल 6 की बात की है, उसमें भी इस कमीशन को, और ये जो रेलिवेंट मिनिस्टर है, मिनिस्ट्रियों के और गवर्नर, देखे ना, ये तो पहले बदनीति पे मबनी, ये बदनीति 22 तारीख को नहीं, 22 तारीख को तो जाहिर होगी ना आके, शुरू उस दिन होगी थी जिस दिन परवेज इलाही साहब ने असेंबली तोड़ी, और उसके बाद गवर्नर का काम था कि उसको नोटिफाई करना, उसने नहीं किया। हाँ जी। और सदर पाकिस्तान को करना पड़ा। बस उस वक्त से मैलाफाइडी और बदनीति शुरू हो गई, जो अभी तक कंटिन्यू है। और अब उस बदनीति को ये कल के इजलास ने और इनके एलामिया ने वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया।
بہت شکریہ شاہ جی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ظفر علی شاہ صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. یہ جو پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں وقتی طور پہ نہ بھی لگیں، لیکن میں چونکہ سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں، یہ ایک جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سانپ کی طرح ہوتی ہیں. جب پڑی رہتی ہیں سپریم کورٹ کی مختلف جو راہداریاں وہاں پڑی رہتی ہیں، گرد بھی ان پہ پڑ جاتی ہے، لیکن پھر اچانک ایسا ماحول بنتا ہے کہ پھر یہ پٹیشنیں لگتی ہیں. اور جیسا کہ ظفر علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے یہ بھی پریئر کی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا جائے. اور پھر ان کی درخواست میں یہ بھی ان کی پریئر ہے، یہ بھی استدعا ہے ان کی کورٹ سے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. تو ناظرین، ابھی تو چونکہ طوفان جو ہے وہ عروج پہ ہے، دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی جو پٹیشن جو جب بھی سماعت کے لیے لگے گی، لیکن اس کے دور رس اثرات ہوں گے. پہلے بھی شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے سپریم کورٹ میں سید ظفر علی شاہ صاحب کیس کے حوالے سے، تو یہ کیس ایک اور ایسا بڑا کیس ہوگا، اس میں بھی یقیناً شاہ صاحب بڑا نام کمائیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.